आज का टॉपिक है डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब कण की दोहरी प्रकृति के बारे में पढ़ना होगा। ये दोहरी प्रकृति क्या होता है, डुअल नेचर क्या होता है, आपको बता दें कि डुअल नेचर का ज्ञान, दोहरी प्रकृति का ज्ञान सबसे पहले डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया। तो पहले ये समझना होगा कि ये दोहरी प्रकृति होता क्या है, ये दोहरी प्रकृति क्या होता है, पहले ये समझना होगा अच्छे से, और तब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोहरी प्रकृति क्या है कि एक ही कण तरंग की भी प्रकृति रखेगा, यानी कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति रखना दोहरी प्रकृति कहलाता है। तो सच्चाई ये है कि आप कैसे समझिएगा कि कण प्रकृति ये है, कण प्रकृति रखता है। तो कण प्रकृति को समझने के लिए आपके 9th-10th से नॉलेज आपको मिला है, जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, अध्ययन किया जा सके, स्पर्श किया जा सके, वो पदार्थ है, कण है। लेकिन तरंग प्रकृति आप तब समझते हैं जब उसका तरंग दैर्ध्य हो, तरंग वेग हो, आवृत्ति हो, आयाम हो। तो एक ही कण तरंग और कण दोनों हो सकता है, यानी दोनों प्रकृति दिखा सकता है। इसके बारे में पहले समझने की जरूरत है कि दोहरी प्रकृति मतलब क्या है। तो देखिए, एक समीकरण है आइंस्टीन का। ये समीकरण जो है, आइंस्टीन का जो समीकरण है, E बराबर mc², जो ये समझाने का प्रयास करता है कि जैसे जैसे कण का द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। E क्या है, एनर्जी, और m क्या है, द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश का। तो इस m और c में बदलने वाला सिर्फ द्रव्यमान है। अगर कण हल्का होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। कण हल्का होगा, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का कोई पदार्थ है और कोई 50 ग्राम का पदार्थ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो 10 ग्राम का पदार्थ है और जो 50 ग्राम का पदार्थ है, कौन भारी, कौन ज्यादा ऊर्जावान होगा, ज्यादा द्रव्यमान वाला, जो ज्यादा भारी है। तो यहां पर आप एनर्जी का मान देख रहे हैं कि द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे कण भारी होगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए कि द्रव्यमान अधिक तो ऊर्जा अधिक। अब जरा समझिए कि E बराबर आप लोग hc/λ पढ़ के आए हैं। तो यहां पर अगर द्रव्यमान अधिक तो ऊर्जा अधिक, और ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा का संबंध है। जब ऊर्जा अधिक होती है तो तरंग दैर्ध्य कम होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य भागा में है, और तरंग दैर्ध्य जब अधिक होगा तो ऊर्जा कम, क्योंकि ये डिवाइड में है। अगर मान लीजिए लैम्डा का मान मानते हैं 10 और फिर मानते हैं 15, तो कब ऊर्जा का मान कम, कब ऊर्जा का मान ज्यादा आएगा, 10 वाले में, यानी 10 से भाग लगेगा तो इस समय ऊर्जा का मान ज्यादा आएगा, यानी तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान। तो दोनों को अलग अलग सुनिए, फिर दोनों को एक में मिलाकर कॉन्सेप्ट बनाइए। दोनों को अलग अलग आपने क्या सुना कि जब ऊर्जा, जब द्रव्यमान का मान बढ़ता है, m का मान बढ़ता है, यानी कण भारी होता है तो ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। जैसे जैसे m का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा। तो यहां ऊर्जा जो है द्रव्यमान के समानुपाती है, और यहां तरंग दैर्ध्य जो है ऊर्जा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, इतना कम कि आप उसको माप नहीं सकते। इसके ठीक उल्टा जरा बोल के देखिए, तो
अगर कण हल्का होगा द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, मतलब उसको मापा जा सकता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया कि अगर कोई कण हल्का होगा तो कण हल्का होगा तो उसके अंदर संचित ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो वो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों का मतलब कि दोनों को प्रदर्शित करेगा, कण भी होगा और तरंग भी। लेकिन अगर जरा सोचिए कि आपका कण भारी रहे, मतलब द्रव्यमान अधिक रहे, तो द्रव्यमान अधिक तो ऊर्जा अधिक, ऊर्जा जहां अधिक तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा बहुत कम, इतना कम कि दुनिया के कोई मशीन से, कोई इंस्ट्रूमेंट से आप माप नहीं सकते। तो अगर कण भारी है तो वो दोहरी प्रकृति नहीं रखेगा, वो केवल कण प्रकृति रखेगा, तरंग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कण भारी होगा तो द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कण हल्का होगा तो क्या होगा, द्रव्यमान कम तो ऊर्जा कम, और ऊर्जा कम तो तरंग दैर्घ्य अधिक, मतलब माप सकते हैं। तो यहीं से निकलकर सामने आया है ये कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली का, जो आज आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। डी ब्रोगली का कहना है कि कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में, कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गतिशील अवस्था में, तीव्र गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, अपने कक्ष में इलेक्ट्रॉन तीव्र गतिशील अवस्था में तेजी से घूम रहा है। तो यहां ये कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करेगा। ये है दोहरी प्रकृति का मतलब। अब दोहरी प्रकृति का पूरा अर्थ क्या है कि दोहरी प्रकृति केवल हल्के कणों के संदर्भ में लागू होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। भारी कण के संदर्भ में नहीं लागू हो सकती है। क्यों नहीं लागू हो सकती है? क्योंकि भारी कण जो होता है वो काफी एनर्जाइज्ड होता है, और जो काफी ऊर्जावान वस्तु होता है उसके तरंग दैर्घ्य का मान काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि वो केवल कण प्रकृति दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के संदर्भ में दोनों संभव है। क्यों संभव है दोनों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का कण है तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगी तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, जो मापा जा सकता है। तो डी ब्रोगली का सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए था, और उनका स्टेटमेंट था, उनका कहना था कि कोई भी कण तीव्र गतिशील, जो बोल रहे हैं अब दिखेगा, कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में दोहरी प्रकृति रखता है। दोहरी प्रकृति का अर्थ है कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति प्रदर्शित करना। लेकिन भारी कणों के संदर्भ में ये दोहरी प्रकृति नहीं लागू होती है, क्योंकि भारी कण के लिए तरंग दैर्घ्य मापने योग्य नहीं होता है। तरंग दैर्घ्य को हम पूरा नहीं माप सकते। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण का हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के लिए हम दोहरी प्रकृति, दोहरी मतलब दो प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, कण प्रकृति की भी और तरंग प्रकृति। कण प्रकृति की कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित वेग होता है, इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में माना जाता है। तो ये कण प्रकृति की व्याख्या। अब तरंग प्रकृति, तो इलेक्ट्रॉन का अपना, जब तीव्र गतिशील है तो उसके तरंग दैर्घ्य को मापा जा सकता है, निश्चित उसकी आवृत्ति हो सकती है, तो वो तरंग प्रकृति भी दिखा सकता है। अब डी ब्रोगली का मेन स्टेटमेंट आप सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं। डी ब्रोगली का मेन स्टेटमेंट क्या कहता है? डी ब्रोगली का मेन स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के और तीव्र गतिशील कण के लिए
जो तरंग दैर्घ्य का मान होता है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के संदर्भ में तीव्र और गतिशील अवस्था में जो तरंग दैर्घ्य होता है वो संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपाती का ये चिन्ह हटते ही नियतांक वही h आता है। और h आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि h को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक का नियतांक, प्लांक का नियतांक कहते हैं। ठीक है, प्लांक का नियतांक कहते हैं। अब और इसका एक निश्चित मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक। अब इसके बाद आप सभी स्टूडेंट 9th 10th से ही जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो यदि संवेग बराबर जब ऐसा होता है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा जी, h/mv। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट तरंग दैर्घ्य का दो फॉर्मूला प्राप्त किए, एक लेमडा बराबर h/p और एक लेमडा बराबर h/mv। mv कहां से आ गया, p बराबर mv होता है। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, लेमडा बराबर h/mv, ये p के जगह पर mv आ गया। और अब थोड़ा सा इसका विस्तृत जानकारी हम देने जा रहे हैं जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आने जा रहा है। केमिस्ट्री का सीमा रेखा यहीं तक है, यहीं तक समझना था डी ब्रोगली समीकरण में। सेम इतना ही डी ब्रोगली समीकरण आप सभी स्टूडेंट को 12th क्लास में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। और जो हमने बताया एक बार फिर से, डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में दोहरी प्रकृति रखता है। दोहरी प्रकृति का अर्थ है कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति। लेकिन भारी कण के संदर्भ में ये दोहरी प्रकृति नहीं लागू हो सकती है, क्योंकि भारी कण के लिए तरंग दैर्घ्य का मान मापने योग्य नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के लिए आप कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य मापने योग्य होता है। और इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के एवं तीव्र गतिशील कण का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेमडा समानुपाती 1 बाय क्या हो गया, p, और उसके बाद लेमडा बराबर h/p, जहां समानुपाती हटने के जो समानुपाती चिन्ह हटा है उसके बदले में h आया। और यहाँ पर लेमडा p बराबर आप जानते हैं mv होता है, तो लेमडा बराबर h/mv हो गया। तो ये केमिस्ट्री से इतना नॉलेज मिला। अब इससे आगे जो हम आप सभी स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। जैसे आप सभी स्टूडेंट गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, 12mv²। तो v² बराबर क्या हो जाएगा जी, 2ke/m। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2ke/m। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कुछ हम किए नहीं है, बस गतिज ऊर्जा का सूत्र लिए हैं, आगे बढ़े हैं तो v का मान मिल गया। अब हम लोग समीकरण 2 पढ़े थे, तो लेमडा बराबर h/ क्या था, mv, और v के जगह पर 2ke/m। आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना तो जरूर जानते होंगे कि अगर ये 3 का करनी है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 3 × 3, तो क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, समझते हैं।
और यहां अगर नहीं रहे ये, ठीक है, और यहां पर इतना रहे तो क्या होता है, स्क्वायर रूट है, तो दो दो बाहर आएगा, ये एक 3 इस दोनों के लिए, एक 3 इस दोनों के लिए, और √3 रूट वही रखे, ठीक है। अब उल्टा ए इसको अंदर ले जाना है तो कितना बार ले जाएंगे, इसको अंदर ले जाना है तो कितना बार ले जाएंगे, तो कोई समझ रहा है, तो समझ रहा है तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, इस m को इस रूट में ले जाना है, कितना बार ले जाएंगे, 2 बार रूट में ले जाना है, रूट के अंदर, कितना बार, एक m कट गया, फाइनल लेमडा बराबर क्या आ गया, h बाई स्क्वायर रूट 2KEm, ये आपका लेमडा का एक नया सूत्र, तरंग दैर्घ्य का एक नया सूत्र आ गया जो गतिज ऊर्जा की सहायता से है। एक लेमडा का और सूत्र हम लाने जा रहे हैं। आप लोग 9th 10th में एक सूत्र पढ़े थे विद्युतीय कार्य के लिए, W बराबर VQ, आवेश गुणे विभव के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहां कार्य और कार्य जो है ऊर्जा के बराबर मानी जाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जितना कार्य करते हैं उतना ऊर्जा खर्च होती है, तो वर्क बराबर क्या होता है, एनर्जी। तो यहाँ कार्य बराबर आवेश गुणे विभव आप जानते हैं, और आप कार्य बराबर ऊर्जा भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है वास्तव में आवेश गुणे विभव के गुणनफल के बराबर होगी। ये गतिज ऊर्जा किसके जगह पर है, कार्य के, और आवेश के जगह कौन है, Q के जगह कौन है, E एकांक आवेश, और V के जगह V है। यहाँ V वेग नहीं है, यहाँ V क्या है, विभव है। तो विभव और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य, और कार्य और ऊर्जा क्या होती है, बराबर। इसलिए यहाँ पर हम ले लिए। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर, KE के जगह पर, तो KE के जगह पर रखिएगा तो फिर एक नया सूत्र मिलेगा, नया सूत्र मिल गया। किसके जगह पर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ तो समीकरण नंबर 4 आया है, और ये जो आया है समीकरण नंबर 5, और ये हो गया 6। समीकरण नंबर 3 यहाँ तक हो गया था। जो नया आया है ये समीकरण नंबर ये 4 था, और ये 5 और ये 6। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर, या आप लोगों की भाषा में KE का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। इतना आपको अलग से मैंने फिजिक्स के हिसाब से बताया, और इससे क्या हुआ कि आप तरंग दैर्घ्य का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सूत्र जान गए। जल्दी जल्दी बताइए। लेमडा बराबर H/P, फिर P को धीरे से बदल दिए H/mv, फिर V को बदल दिए 2KEm, फिर KE को बदल दिए 2EVm। तो इस तरह से तरंग दैर्घ्य का इतना सारा सूत्र आ गया, ठीक है। आपको बता दें कि डी ब्रॉगली ने बताया था दोहरी प्रकृति के बारे में। अभी तक डी ब्रॉगली से पहले नील्स बोर के परमाणु मॉडल तक केवल यही ज्ञान था कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। अब डी ब्रॉगली के समीकरण को पढ़ने के बाद आप सभी स्टूडेंट हमेशा के लिए जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक कण नहीं, कण के साथ साथ तरंग भी है। और जब तरंग आपने मान लिया
कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी है, इलेक्ट्रॉन को आपने तरंग भी मान लिया, इलेक्ट्रॉन को आपने तरंग भी मान लिया, तो तरंग कैसे, तरंग जब मान लिया आपने इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अब कैसे गति करेगा, शीर्ष गर्त बनाते हुए गमन करेगा, क्योंकि आपने आज से मान लिया और प्रूफ कर दिया डी ब्रोगली ने, इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ क्या है, तरंग भी है। आपको बता दें कि नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के स्टेटमेंट में बताया था कि वे ही कक्ष अनुमत किए गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π के क्या होता है। ये पूरा ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की भी व्याख्या करता है। ये नील्स बोर को पता नहीं था, लेकिन जब डी ब्रोगली ने ये सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी है, तो ये प्रूफ सामने आया कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया ये mvr बराबर NH/2π ये इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की भी व्याख्या करता है, जिसको हम लोग आगे प्रॉब्लम के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।